हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, गुड गुड। शमशाद कल कहाँ गए, गायब हो गए थे? चलो देखो ध्यान से, हम लोग क्या फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, लेकिन एक बच्चे के यहाँ सेशनल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बच्चे के यहाँ सेशनल है, तो हमारा जो सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमेना था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यानी यूनिट नंबर 3 में, उसमें एक टॉपिक बच गया था। 5 लेक्चर हमने ऑलरेडी क्लियर कवर कर दिए थे। शमशाद कल कहाँ गायब थे? कल और परसों मेरे ख्याल से 2 दिन नहीं थे तुम, है ना? तो 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे डिटर्जेंसी क्या होती है और एडजॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेस। अरे सम रीजंस तो हम भी जानते, सम रीजन तो होगा ही, तभी तो गायब हो गए थे, हैं? चलो खैर, कोशिश करो। 2 ही 4, देखो इतने लोगों में 2 ही 4 लोग तो यार अटेंड करते हो, तुम लोग भी गायब रहोगे, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर मेरे ख्याल से दिमाग में सिर्फ यही आता है कि तुम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं, लाइव में मजा नहीं आ रहा। थक गए थे? हम भी तो थक जाते हैं, हम भी कॉलेज जाते हैं भाई, बच्चों को वहां भी पढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तुम्हारा कंटेंट बनाते हैं। खैर छोड़ो, चलो। डिटर्जेंसी है ना, और एडजॉर्प्शन एट सॉलिड सरफेस। इस लेक्चर के बाद यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा मैं, है? तो इसका तुम प्रिंट भी ले सकते हो, गैलरी में सेव कर सकते हो, जो इच्छा है उस तरीके से। ओके चलो, डिटर्जेंसी क्या होती है भाई? डिटर्जेंसी, डिटर्जेंसी का सीधा सा संबंध डिटर्जेंट से है। डिटर्जेंट जो प्रोसेस करता है उसी को डिटर्जेंसी बोलते हैं, उस प्रोसेस को। डिटर्जेंट की जरूरत क्यों पड़ती? बहुत सारी जगह इन भाई, जाहिर सी बात है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फार्मेसी। फार्मेसी में डिटर्जेंट का क्या काम भाई? धोबी घाट थोड़ी खोलना है। सीधी बात है ना, कि यहां सर डिटर्जेंट्स की क्या जरूरत है? कौन सा धोबी घाट खोलने जाना हमको? कौन सा कपड़े धोना है? इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे देखो, एक तो होती सिंपल सी चीज है क्लीनिंग। क्लीनिंग में तो इसका इस्तेमाल एज सच, जैसे वॉशिंग है वैसे ही वहां पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह वॉश होते हैं, वहां तो इसका काम आ ही गया। दूसरी बात यह है कि डिटर्जेंसी क्या करती है? डिटर्जेंट क्या करता है? ये सरफेस टेंशन को घटा देता है, सरफेस टेंशन को घटा देता है भाई। जैसे यूजुअली क्या होता है, घर पे जब कपड़े धो जाते हैं तो हम वॉशिंग से ही लेके चलते हैं। कपड़े काहे के बने? धागे के बने हैं, ठीक? धागे के बने हुए हैं। यहां पे जो डस्ट है, मींस जो मैल है, वो इंट्रैप्ड हो गई है, मैल इंट्रैप्ड हो गई है। अब तुम कितना भी पानी डालो, तो सोच के देखो, जो कपड़े कॉलेज पहन के जाते हो, अगर बाइक से जाते हो तो पूरा काला काला हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से, या कॉलर के पास गंदगी जम जाती है। अब तुम पानी से पूरी ताकत लगा डालो, चाहे जितना पानी वेस्ट करो, चाहे जितनी ताकत, शर्ट फट जाएगा लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं होगा। रीजन? क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का है, कि डस्ट के बीच में और इस कपड़े के बीच में बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग बन गई है। अब कैसे साफ होगा? साफ करने के लिए इनके बीच की बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए क्या करते हो? थोड़ा सा साबुन लगा दो या थोड़ा सा सर्फ डाल दो। वो क्या काम करेगा? जो सरफेस टेंशन हो गई है इसके बीच में, मींस जो बॉन्ड की वजह से टेंशन बन गई है, ये डिटर्जेंट पड़ते ही इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर देगा, और फिर ये जो डस्ट है ये लावारिस, न घर की न घाट की। ठीक, दोनों भाई जब किसी चीज से कनेक्टेड नहीं तो क्या है, बाहर आ जाएगी और कपड़ा तुम्हारा साफ हो जाएगा। तो जो ये काम करता है वो काम करता है डिटर्जेंट, और जो काम डिटर्जेंट करता है, जिस उस प्रोसेस का नाम है डिटर्जेंसी। ठीक, एक तो ये हो गई। दूसरी बात, जब हम फार्मेसी की बात करते हैं, फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, दवा की बात करते हैं, तो दवा बनाने के केस में कई बार ऐसे ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो आसानी से मिलते नहीं हैं। इमिसिबल सॉल्वेंट से अगर आपको इमल्सन बनाना है तो उसमें इमल्सीफायर डालना पड़ेगा। वो इमल्सीफायर क्या है? एक तरह का डिटर्जेंट एक्शन करता है।
भाई दो इमिसिबल लिक्विड हैं, सपोज करो दो इमिसिबल लिक्विड है, कैसे इमिसिबल लिक्विड हैं, ये इमिसिबल लिक्विड आपस में घुल नहीं रहे हैं। जैसे 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 कंटेनर लिया तुमने, इसमें तुमने ऑयल डाल दिया और पानी डाल दिया, अब जितना स्टीरिंग करनी है, जितना एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डालना है कर डालो, ये मिक्स नहीं होने वाला। मिक्स कब होगा, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दो या कोई इमल्सीफायर डाल दो, कोई इमल्सीफायर डाल दो, दोनों मिक्स हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल माइसली फॉर्मेशन। तुमने प्रीवियस में, जब इसके प्रीवियस लेक्चर यूनिट मींस लेक्चर नंबर 5 में हमने सॉल्युबलाइजेशन में हमने पढ़ाया है कि माइसली फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पे माइसली फॉर्मेशन कर देता है, उसके बाद वाटर इंट्रैप्ड कर जाता है, वाटर इसके अंदर घुस जाता है और दोनों का सॉल्युबलाइजेशन हो जाता है और इमल्सन बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो इमल्सन बना, जो इमल्सीफायर लगा, उसने काम का जो किया, उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिटर्जेंसी। तो कई बार मतलब पूरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल। इवन आपकी बॉडी में फैट जब डाइजेस्ट होता है, फैट डाइजेशन के लिए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और लिटरली वो एंजाइम्स कितना भी कोशिश कर ले फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। डाइजेस्ट करने के लिए एक फैसिलिटेटर की जरूरत पड़ती है और वो फैसिलिटेटर क्या होता है, बाइल जूस। क्या होता है, बाइल जूस। कहां से रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है। लीवर से रिलीज होता है, बाइल में जाता है आपके गॉल ब्लैडर में, वहां कॉन्सेंट्रेट होता है, वहां से सिक्रीट होके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जो भी फैट वहां पे रहता है, फैटी एसिड्स वहां पे रहते हैं, लिपिड्स वहां पे रहते हैं, उन लिपिड्स के ऊपर क्या है, माइसली फॉर्मेशन कर लेता है। क्या कर लेता है, माइसली फॉर्मेशन कर लेता है। तब जाके जो एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करते हैं वो इस पे काम कर पाते हैं। यानी फैट डाइजेशन भी डिटर्जेंसी फार्मूले पे ही बेस्ड है, डिटर्जेंसी प्रोसेस पे ही बेस्ड है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर आपस में इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। उसी फोर्स को, मींस टेंशन बहुत ज्यादा है, उसी टेंशन को ये जो बाइल जूस है कम कर देता है, तब जाके इसका डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। राइट, तो चलो भाई थोड़े से देखते हैं आगे की कहानी। हाँ, ये सिलेबस, मैंने कई बार कहा कि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस में देखो सब कुछ हो गया तुम्हारा, सिर्फ डिटर्जेंसी और एडजॉर्प्शन एट सॉलिड सरफेस बचा है, बाकी सब कुछ बहुत, जैसे HLB स्केल बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, फुल ऑन, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी पूछी जाती थी। राइट, चलो देखो शुरुआत करते हैं डिटर्जेंसी की। डिटर्जेंसी में देखो ये कपड़े हैं, ये गंदे हो गए, कपड़े हैं गंदे हो गए, इनमें देखो कितनी सारी मैल लगी हुई है। ठीक, दूसरे स्टेप पे क्या किया गया, ये जो बॉन्ड बना हुआ है दूसरे स्टेप पे, इस पे डिटर्जेंट डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया, डिटर्जेंट डाल दिया गया। तो जो इकट्ठा था ये बॉन्ड टूट गए, टूट गए और देखो बिखर गए पूरे में, और धीरे धीरे करके एकदम क्लीन क्लियर नई शर्ट जैसे नए कपड़े होते हैं, उसी तरीके से इस प्रोसेस को डिटर्जेंसी बोलते हैं, जो अभी समझा रहा था। प्रोसेस बाय विच डिटर्जेंट रिमूव द डर्ट या ऑयल इज द डिटर्जेंसी। है, कपड़े पे कोई तेल लग जाए तो भी पानी से नहीं छूटेगा, क्योंकि तेल और पानी का तो भयंकर दुश्मनी है, आपस में साथ में रह ही नहीं सकते। ठीक, तो उसको साथ में लाने के लिए कोई सहयोगी चाहिए। वो कौन काम करता है, वो डिटर्जेंट काम करता है। राइट, तो उस एक्शन को भी क्या बोलते हैं, डिटर्जेंसी। Yes, when the fabric adhere with the oil, dirt is immersed in the bath surface active agent detergent, then detergent remove the oil and dirt, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया exactly वही प्रोसेस। तो डिटर्जेंसी रेफर द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। डिटर्जेंसी क्या है, ये प्रोडक्ट की जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना ज्यादा डर्ट रिमूव कर सकता है। डिटर्जेंट क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव या डिस्पर्स अनवांटेड सब्सटेंस सच एज, जैसे डर्ट हो गई, ग्रीस लग गया हो, तेल लग गया हो, कोई कलर लग गया हो सरफेस पे, तो उसको हटाने का काम करते हैं। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक किस मैकेनिज्म से, तो पहला मैकेनिज्म तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, हमने पढ़ा। दूसरा इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, वो भी हमने पढ़ा।
कि भाई एबिलिटी टू इमल्सिफाई ऑयल और फैट, इसी बेस पे डाइजेशन होता है। फिर डिस्पर्स एंड सॉल्युबलाइजिंग, डिस्पर्स एंड सॉल्युबलाइजिंग, तो कहीं किसी भी ऑयल को, यानी डिटर्जेंट कैन डिस्पर्स एंड सॉल्युबलाइज द पार्टिकल सब्सटेंस दैट आर नॉट इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस, मान लिया आपको टारगेट टास्क मिला है दवा बनाने का, उसमें जो आपको एजेंट मिले हैं उसको पानी में घोलना है और वो आसानी से घुल नहीं रहे हैं। जब नहीं घुल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ डिस्पर्सिबल एजेंट डालना पड़ेगा, राइट, जो आराम से, या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा जिसकी वजह से आराम से सॉल्युबल हो पाए। लुब्रिकेशन की बात करें तो लुब्रिकेशन रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स। भाई कहीं पर भी डस्ट पार्टिकल फंसा हुआ है तो इस सरफेस को इतना ज्यादा चिकना कर देता है कि डर्ट पार्टिकल आराम से बाहर निकल जाए, तो लुब्रिकेशन का काम। केमिकल, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे स्टेन हो गया, सॉइल में हो गया, है ना, तो स्टेन को ब्रेक डाउन करने का काम भी डिटर्जेंट करता है। ठीक, टाइप ऑफ डिटर्जेंट। अच्छा, और बच्चों का चूंकि एग्जाम पास में है, उस चीज को देखते हुए आज काफी बच्चों ने मुझे अप्रोच किया, चूंकि आज का दिन भी काफी अच्छा था, कुछ एक नया अचीवमेंट मिला है मुझे, है ना, शेयर करूंगा बहुत जल्दी आप लोगों से, तो काफी खुशी की बात है। और इसी खुशी में मैंने जो अभी तक अपना बी फॉर्म का कोर्स था 1250 रुपए में, आज लिटरली एक बच्चे ने अपनी स्टोरी सुनाई कि वाकई में वो नीडी है, समझे। तो अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो उसने खुद कहा कि सर कुछ नहीं, मुझे केवल ये कोर्स आप 800 रुपए में दे दीजिए। सामने से मैंने पूछा है बताओ क्या है, बोले सर महंगा लग रहा है, जस्ट महंगा लग रहा है। हम कहा कितना महंगा लग रहा है बता दे, सिर्फ इतना बता दे। बोला सर मेरे पास खाली 800 रुपए बचे हैं, और बड़ी समस्या है, कॉलेज वालों ने भी बहुत परेशान करके रखा है। अब बोल रहे हैं 7-8 हजार रुपए एग्जामिनेशन फीस, 7-8 हजार रुपए एग्जामिनेशन फीस दो। सोच के देखो कितनी बड़ी चीज है भाई। हमने भी सोचा चलो पढ़ाना ही है, फिर दिमाग में वाकई में आया कि 2-4 महीने बाद एग्जाम है, वाकई में ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इसको रिड्यूस करके, तो आप जो है अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। कोर्स प्राइस 1250 से घट के मैंने सब के लिए, सिर्फ एक बच्चे के लिए, सबके लिए 800 कर दिया है, बराबर, कि बच्चे रहे तो कमाने का तो आगे बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, उसकी कोई इशू नहीं। तो अपने साथ वालों को शेयर कर सकते हो, सभी सुविधाओं के साथ जो दूसरे देते हैं उन सब सुविधाओं के साथ। देखो शमशाद, ये जो शब्द बच्चे पूछते हैं मुझसे ना कि मुझे कुछ डीएचए एग्जाम, इपिक एग्जाम के बारे में कुछ बता सकते हैं, तो बड़ी इरिटेशन होती। मैंने बताया ना कि फार्मेसी में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मुझे पता नहीं है। मैं बता भी सकता हूं और कंप्लीट डिटेल में। 2-4 दिन रुको, सिलेबस खत्म करने दो मुझे थोड़ा सा, अप्रॉक्स एक, अभी इवन इसी संडे को एक स्पेशल क्लास ले लूंगा सबको, चूंकि डीएचए भाई जैसे दुबई वगैरह में तुमको जॉब करने जाना तो डीएचए का एग्जाम कंपलसरी है। अगर आपको वहां पे कम्युनिटी फार्मेसी में एज ए फार्मासिस्ट काम करना है तो डीएचए का एग्जाम देना पड़ता है तुमको, राइट। उसमें तुमको यहाँ का कुछ दिनों का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो सारी डिटेल में कुछ दिनों में, इवन संडे को ही एक डेमो क्लास लेके, जिसमें सभी लोगों को इंक्लूड करके आपको डिटेल में बता दूंगा, चाहे एपिक के बारे में हो या डीएचए के बारे में हो, राइट। तो इसलिए परेशान, क्लास के बीच में लंबी हो जाएगी, इसलिए ठीक नहीं है, ठीक, यस। तो किस टाइप ऑफ डिटर्जेंट की बात करें तो सरफेक्टेंट डिटर्जेंट जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, उस तरह का डिटर्जेंट जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं। एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट, एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट जो स्पेसिफिक, जैसे कि बताया ना फैट डाइजेशन के लिए। These detergent contain an enzyme that break down the specific type of stains such as protein based stain, जैसे ब्लड या फूड स्टेन कुछ हो गए हो तो उनको दूर करने के लिए। सॉल्वेंट बेस्ड डिटर्जेंट, ये जो चीज सॉल्युबलाइज सॉल्वेंट में नहीं हो रही है उसको आसानी से सॉल्युबल करने के लिए जो एजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सॉल्वेंट बेस्ड। फिर एब्रेसिव डिटर्जेंट, these contains abrasive particle that physically scrub away the dirt और stain। ये जो डिटर्जेंट होते हैं इनमें फ्रिक्शन होता है, ये जब सरफेस के ऊपर रगड़े जाते हैं डिटर्जेंट
तो उससे क्या होता है, एब्रेसिवनेस, एक तरह का फ्रिक्शन जनरेट होता है डस्ट पार्टिकल पे, जिससे कि डस्ट पार्टिकल बाहर, जैसे कपड़े नहीं छूटते तो उस पर तुम डिटर्जेंट लगा के ब्रश मारते हो ना, तो ब्रश क्या करता है, एक तरह का फ्रिक्शन जनरेट करता है, राइट। तो आसानी से डस्ट पार्टिकल बाहर चला जाता है, तो वो काम क्या करता है, एब्रेसिव डिटर्जेंट। ओके, एप्लीकेशन कहां कहां पे है भाई, घर में कुछ क्लीन करना है, हाउस होल्ड क्लीनिंग यानी कपड़े वपड़े क्लीन करने हैं, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिसमें ऐसी चीजें, भाई बहुत सारे केमिकल्स हैं जो चिपक जाते हैं इक्विपमेंट से, आसानी से छूटते नहीं हैं, राइट। वहां पे भी कंटेनर्स होती, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, एफबीडी फ्लूइडाइज बेड ड्रायर वगैरह होते, ट्रे ड्रायर होते, ड्रम ड्रायर जिनके बारे में मैंने अभी पढ़ाया, राइट। तो इन सबका एक बैच चल रहा है, फिर दूसरा बैच चलाना, तो ऐसा थोड़ी कि दूसरा बैच उसी पे लोड कर दोगे, पहले तो उसकी क्लीनिंग करोगे ना। तो क्लीनिंग करने के लिए जो चीज उसमें चिपकी है वो निकलनी चाहिए, निकलेगी कब, जब उसको बाकायदे डिटर्जेंट से साफ करोगे। तो इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए, पर्सनल केयर के लिए खुद भी साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करते हो शरीर की डस्ट को बाहर करने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों की इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, है ना, डिटर्जेंसी प्ले द क्रूशियल रोल मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इन वेरियस सेटिंग। अल्टीमेटली काम क्लीनलीनेस हाइजीन का है और साथ में फार्मुलेशन का है ना, फार्मुलेशन करने के लिए डिटर्जेंसी जरूरी है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर ध्यान से समझोगे तो यही समझ में आ जाएगा। देखो, जो चीज जितनी मुश्किल होती है, अगर तुमने ध्यान से पढ़ लिया तो वहीं वहीं क्लियर भी हो जाती है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, देखो एडजॉर्प्शन मैंने पहले भी एक चीज बताई थी कि एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। जब कोई चीज, मान लिया ये कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है, ओके, अब इसमें क्या भरा है, पानी, इसमें पानी भरा है, कोई गैस या कोई पार्टिकल हम इसमें मिक्स करना चाहते हैं, वो मिक्स ना होके अगर सरफेस पे ही रुक जाए, सरफेस पे ही अपनी लेयर बनाए, अंदर ना आए, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो जाए, सरफेस पे रुक जाए, उसको एडजॉर्प्शन। और ज्यादा फोर्स लगा दो और वो चीज अगर अंदर चली गई तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक। दूसरी चीज ये कि जिस सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ है, इस सरफेस को बोलते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। और जो चीज एडजॉर्ब हुई है, जो मटेरियल एडजॉर्ब हुआ है, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है एडजॉर्बेट, क्या होता है एडजॉर्बेंट, क्या होता है एडजॉर्प्शन और क्या होता है एब्जॉर्प्शन। मींस एडजॉर्प्शन एट सॉलिड सरफेस के लिए ये चीजें जरूरी है जाननी, कि जिस सरफेस पे, जो सरफेस है जिस पे चीज जो एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर वो एब्जॉर्ब सरफेस पे हुआ तो उसको एब्जॉर्ब ना बोल के एडजॉर्ब बोलेंगे, और अगर वो अंदर आ गया एब्जॉर्ब होके तो उसको हम एब्जॉर्ब बोलेंगे। जो सब्सटेंस सरफेस पे आके रुक रहा है उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे, और जिस सरफेस पे ये रुक रहा है उसको हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे, ठीक। चीजें हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा टेक्निकल लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 2-4 बार तुम देखोगे वीडियो को, चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, यस। देखो, कोशिश मेरी यही रहती है कि लैंग्वेज एकदम फ्रेंडली रहे, ठीक। चलो भाई, एडजॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेस रेफर्स द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल या आयंस, फ्लूइड, गैस, लिक्विड अधेयर टू द सरफेस ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड सरफेस पे ही, चाहे गैस का मॉलिक्यूल हो चाहे आयंस हो, वो सब सरफेस पे ही आके अधेयर हो जाएं, चिपक जाएं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। आई होप कि जो मैंने एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
चलो भाई, की कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ओके, फिर बात करेंगे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन, मोनोलेयर। मोनोलेयर में मतलब एक लेयर बनाए, मल्टी लेयर में मतलब ये कई लेयर बना लेता है। ठीक, एडजॉर्प्शन कैपेसिटी, एडजॉर्प्शन मैक्सिमम अमाउंट, इस सरफेस की कैपेसिटी क्या होगी, जितना ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्बेट का, जितना ज्यादा अमाउंट एडजॉर्ब कर लेगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा सॉलिड इंटरफेस पे ये आके रुक जाएगा, रुकेगा, जितना एडजॉर्ब होगा वही उस मटेरियल की कैपेसिटी होगी। ठीक, अब टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो दो तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। देखो, फिजिकल दो तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक, किसी भी बोर्ड से हो, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन में दो तरह, फिजिकल और केमिकल। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहली चीज, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स लगा होता है, यानी आसानी से डियर आगे का पढ़ोगे मुझसे वो एक अलग बात है, अभी तो तुम लोग लाइव क्लास में आते नहीं हो। मुझे सबसे पता है तुम लोगों का कोर्स मैं कभी मतलब और काफी आगे कर दिया होता, समझे। इवन रिस्पॉन्सिबल शमशाद और विवेक की है कि एटलीस्ट ये बच्चे रेगुलर आते हैं लाइव क्लास में, समझे। अब सोचो 45-50 बच्चा जुड़ा है, लाइव में कितने आते हो, एक या दो बच्चे, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा क्या। यही डी फॉर्म की क्लास लेता हूं, किसी में 500 बच्चा जुड़ता है, किसी में 1500 बच्चा जुड़ता है, पढ़ाने में मजा आता है एक, समझे। इसीलिए बताया ना मैंने कि कोशिश करो लाइव, जो बच्चे भी जुड़े हो, भीड़ नहीं चाहता, लेकिन 2-4 बच्चे भी जुड़ते हो तो पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। ठीक, यस, मैं उस पर जैसे ही एक होता है, 0 होते हैं मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, 1 होता है मैं खुश होता हूं, 2 और खुश हो जाता हूं, आज देखो तीसरा भी आ गया और खुश हो गए, समझे। एक एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या, वीक वंडरवॉल फोर्स, मतलब ये वीक होते हैं, मींस इनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स लगे होते हैं ये कैसे वीक होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनके बीच का फोर्स घटता जाएगा, मींस एडजॉर्प्शन कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, बाहर जाते रहेंगे। रिवर्सिबिलिटी की बात करें, आसानी से कंडेंस होके वापस आ जाएंगे, फिजिकल है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो मल्टी लेयर, ये ध्यान रखने वाली चीज है, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता है, मल्टी लेयर। वहीं केमिकल की बात करें तो यहां पे मोनोलेयर, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमोजॉर्प्शन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट और सरफेस पे क्या होता है, थोड़े से स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू वंडरवॉल फोर्सेस। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें, ठीक उसका उल्टा, इंक्रीज होता है एडजॉर्प्शन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। रिवर्सिबिलिटी, ऑफन लेस रिवर्सिबल देन द फिजिकल एडजॉर्प्शन, जब केमिकल चेंज हो जाता है तो केमिकल चेंज आसानी से रिवर्स नहीं होता, राइट, इसलिए रिवर्सिबिलिटी कम होती है। फॉर्मेशन की बात करें, टिपिकली रिजल्ट मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमारा इसमें मल्टी लेयर था और इसमें मोनोलेयर बनेगा, ठीक है। ठीक दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, ये टाइप हो गए। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो भाई एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का नेचर क्या है, उसी हिसाब से ज्यादा या कम। भाई जितना ज्यादा कैपेसिटी होगी एडजॉर्बेंट की उतना ज्यादा एडजॉर्बेट आएगा। तो नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ज्यादा एडजॉर्बेंट आके उसके ऊपर एडजॉर्ब होगा। टेम्परेचर जनरली फिजिकल के केस में एडजॉर्प्शन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और केमिकल के केस में एडजॉर्प्शन बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। भाई जैसे जैसे गैस के केस में प्रेशर बढ़ा दोगे तो गैस का एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ा दोगे तो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताया ना कि एब्जॉर्प्शन दिमाग में घूमता रहेगा, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट, जितना हायर कॉन्सेंट, जितनी ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा और उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस,
जितने ज्यादा अदर सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, फ्लूइड में कंप्लीट द एडजॉर्प्शन साइट, उतनी जल्दी एडजॉर्प्शन साइट जहां जहां पे भी जितनी वैकेंट हैं वो उतनी जल्दी फुलफिल हो जाएंगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन एट सॉलिड सरफेस पे अफेक्ट करते हैं। अब इसी बेस पे दो थ्योरी हैं, दो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है कि किस हिसाब से एडजॉर्प्शन एट सॉलिड सरफेस होती। ये दोनों थ्योरी स्पेशली एग्जाम में पूछ लेती, जैसे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसमें खास चीज हेट्रोजीनस एडजॉर्बेंट सरफेस विद द डिफरेंट एडजॉर्प्शन साइट, मतलब अलग अलग तरीके के सब्सटेंस जो है अलग अलग साइट पे आके बाइंड होते हैं या एडजॉर्ब होते हैं, हेट्रोजीनस है। दूसरी हमारी होमोजीनस होगी। दोनों में बाद में डिफरेंस ध्यान रखना, डिफरेंस मैंने पहला डिफरेंस तो यही है कि ये हेट्रोजीनस है, ठीक है। हाई प्रेशर स्टेज reachable when all sites are occupied and further increased pressure does not cause any difference adsorption process। देखो इस पे अगर ग्राफ बनाया जाए, इस ग्राफ को कंटेनर से समझो। यहां पे मटेरियल है, ये तुम्हारी सरफेस है, सॉलिड सरफेस जिस पे एडजॉर्प्शन होगा, ठीक। अब यहां पे एक तरफ प्रेशर लगा दिया गया और एक तरफ लगा दिया गया वो मटेरियल यानी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे, सपोज करो गैस का केस ले लो या कोई सॉल्यूट ले लो, कुछ भी ले लो दो में से, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितनी भी वैकेंट साइट हैं, मींस जितनी वैकेंट साइट, पूरी सरफेस तुम्हारी भर गई, अब तुम कितना भी प्रेशर लगा लो इसके ऊपर कुछ डिपॉजिट होने वाला नहीं है, तो उस जगह से ये फिर स्ट्रेट चला जाता है। जो स्ट्रेट जा रहा था वो फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है। क्यों हो जाता है? हाई प्रेशर स्टेज रीच्ड, जब एकदम हाई प्रेशर हो जाता है यहां पे, व्हेन ऑल साइट्स ऑक्युपाइड, जब सभी साइट्स ऑक्युपाइड हो जाती हैं, तो फर्दर इंक्रीज द प्रेशर डज नॉट कॉज डिफरेंट एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो इसके बाद तुम कितना भी प्रेशर लगा लो, यहां पे जब कोई साइट ही नहीं बची तो फिर एडजॉर्प्शन नहीं होगा। यही ये ग्राफ बोलता है, यही ये ग्राफ। ध्यान से समझना क्योंकि आसानी से चीजें समझ नहीं आती। क्लियर? ठीक। द एडजॉर्प्शन गैस या सॉल्यूट ऑन द सॉलिड एडजॉर्बेंट surface is equilibrium with the gas solute molecule and condition equilibrium constant temperature given the equation। फ्रेडलिक ने क्या कहा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इन्होंने बताया कि, ये ग्राफ मिटा देता हूं क्योंकि उधर बना हुआ है, उससे समझ लेना। इन्होंने कहा W अपॉन m इज इक्वल्स टू अल्फा P 1 अपॉन n, जिसमें जो W है मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितनी ज्यादा गैस, कितना मास में ये गैस एडजॉर्ब हुई है, ये तुम्हारा W है, ठीक। फिर m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मतलब ये सॉलिड सरफेस, ये जो सॉलिड सरफेस है इसको सफेद से बना दे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको ऐसे, ये है तुम्हारा मास ऑफ सॉलिड सरफेस, मींस जो एडजॉर्बेंट जिस पे आके गैस या सॉल्यूट एडजॉर्ब हो रहा है। पी क्या है? ऊपर से लगने वाला प्रेशर है भाई। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, इस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स आके यहां पे एडजॉर्ब हुए हैं, ठीक, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ये अल्फा क्या है? ये एक तरह का कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम फ्रेडलिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, कर्व आइसोथर्म ऑब्टेन्ड व्हेन प्लॉटिंग द ग्राफ किसके किसके बीच में? एडजॉर्बेंट अगेंस्ट द इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो क्या हुआ? शुरू में प्रेशर हमने बढ़ाया तो एडजॉर्प्शन होने लगा। एक लेवल के बाद जब सारी सरफेस जितनी वैकेंट साइट थी वो फुलफिल हो गई, उसके बाद तुम प्रेशर कितना लगा लो, जब वैकेंट साइट ही नहीं है तो डिपोजिशन कहां से होगा? एडजॉर्प्शन कहां से होगा?
राइट। तो ये है इक्वेशन। इसमें क्या है, दोनों तरफ लॉग कर दें इसी इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग कर दें ग्राफ बिटवीन log W अपॉन M अगेंस्ट log P, यानी इक्विलिब्रियम, हायर प्रेशर फ्लो, स्लाइट कर्वेचर। ध्यान से देखो, यहां पे इस तरीके से जाना चाहिए सीधा, जो एज्यूम किया था, जो ये साइंटिस्ट ने बताया था, जो फ्रेडलिक ने बताया था, ठीक, इसको जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, ये जाना सीधा चाहिए उनके अकॉर्डिंग। उनका कहना था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सरफेस पे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया तो एक लेवल के बाद ये कर्व ले लेता है, एक लेवल के बाद स्लोप आ जाता है, मींस स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाती है। तो यहीं पे ये निष्कर्ष निकला कि जब सारी साइट, जितनी वैकेंट साइट थी, सब जगह जब एडजॉर्प्शन हो गया तो फिर फर्दर एडजॉर्प्शन होगा नहीं, फर्दर डिपोजिशन नहीं होगा, फिर प्रेशर चाहे जितना लगा लो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वही चीज इस ग्राफ में है। तो दोनों तरफ जो है लॉग लिया गया, ये जो इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग लिया गया। देखो, ठीक, कहीं कहीं पे अल्फा दिया है, कहीं कहीं पे इसी को के बोल दिया है। तो log W अपॉन M, log W अपॉन M, log के को अल्फा भी बोल सकते हैं, 1 अपॉन N log P। इस इक्वेशन दोनों को खाली लॉग दिया और कुछ भी नहीं है, वही चीज है। इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। प्लॉट जब प्लॉट किया गया इसके और इसके अगेंस्ट में, ठीक, P शुड बी द स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या है? 1 अपॉन एन पे स्लोप है, 1 अपॉन एन पे मींस एक लेवल के बाद स्लोप आ गया। हाउएवर इट इज ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेट लाइन इज ओनली ऑब्टेन्ड लो प्रेशर। इससे पता चलता, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन जब तक प्रेशर लो रहेगा, लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे, भाई यहां पे प्रेशर और बढ़ेगा, एक लेवल के बाद प्रेशर बढ़ाने का मतलब खत्म। इसका मतलब यहां पे एडजॉर्प्शन एज सॉलिड इंटरफेस सबसे बेस्ट कहां पे होगा? जब प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये जो सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्प्शन कहां पे होगा? लो सरफेस पे। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एडजॉर्प्शन गैसेस सॉलिड एट हायर प्रेशर। तो ये इक्वेशन हायर प्रेशर पे वैलिड नहीं है, ठीक। इंटरप्रिटेशन की बात किया जाए, इंटरप्रिटेशन, जब n इज लेस देन 1, n की वैल्यू 1 से जब कम होती है तो एडजॉर्प्शन फेवरेबल एंड प्रोसेस मोर प्रोमिनेंट एट लोअर कंसंट्रेशन। जब n इक्वल्स टू 1 होता है तो एडजॉर्प्शन लीनियर होता है। जब n ग्रेटर होता है किससे? 1 से, तो एडजॉर्प्शन हायर कंसंट्रेशन में। n की वैल्यू के बेस पे कंसंट्रेशन डिसाइड होती है यहां से, कि अगर n ज्यादा है तो n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ना, कितने गैस मॉलिक्यूल, तो कंसंट्रेशन हायर, ठीक। और n जब कम है, n की वैल्यू कम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन लोअर है। अब दूसरी, जब पहली वाली फेल हो गई तो इन्होंने दिया लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्ब लेयर 1 मॉलिक्यूल थिक, मतलब मोनोलेयर। वो कैसी थी? वो हेट्रोजीनस थी। ये कैसी है? ये होमोजीनस है, 1 मॉलिक्यूल थिक है। फेल्योर ऑफ द फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन, जब फ्रेडलिक की जो आइसोथर्म थ्योरम है, जब वो फेल हो गई कि भाई हायर प्रेशर पे वो काम नहीं करती, उनका कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं था पूरी तरीके से, तो 1916 में लैंगम्यूर ने इंट्रोड्यूस किया नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इफेक्ट ऑफ केमिकल, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में ही डिराइव द मैथमेटिकल इक्वेशन एडजॉर्प्शन की। मैथमेटिकल इक्वेशन इन्होंने डिराइव की। क्या कहा इन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए। लैंगम्यूर प्रपोज द फ्यू एजम्पशंस। वो एजम्पशंस क्या थे भाई? फिक्स्ड नंबर ऑफ वैकेंट एडजॉर्प्शन साइट आर अवेलेबल ऑन सॉलिड सरफेस। जैसे ये सॉलिड सरफेस है, ठीक, सॉलिड सरफेस है, इस पे ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, ये वैकेंट। इनका कहना है फिक्स्ड नंबर, ये देखो भरे हुए हैं, ये नेकेट है यानी वैकेंट है, तो फिक्स्ड नंबर साइट्स वैकेंट होती हैं सॉलिड सरफेस पे फॉर द डिपोजिशन या फॉर द एडजॉर्प्शन। ये एज्यूम किया इन्होंने, ठीक।
ऑल द वैकेंट साइड इक्वल साइज एंड शेप, जितनी वैकेंट साइट होंगी वो सारी इक्वल साइज की और एक जैसे शेप की होंगी। फिर ईच साइट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ वन गैसियस मॉलिक्यूल, सभी साइट पे, क्योंकि ये मोनोलेयर है, सिंगल लेयर बनाता है, तो सभी साइट पे केवल एक गैस का मॉलिक्यूल ही ये होल्ड करके रख सकता है। फिर एडजॉर्प्शन कैसा होगा, मोनोलेयर या यूनिलेयर, ये भी डिफरेंस उसमें मल्टी लेयर था। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम है लैंगम्यूर में, फ्रेडलिक में ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एडजॉर्ब गैस मॉलिक्यूल एंड फ्री गैस मॉलिक्यूल के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में है। ये क्या है, जो एडजॉर्ब हो रहे हैं और जो फ्री हैं दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। सरफेस इज होमोजीनियस, ऑल साइट आर आइडेंटिकल, और एडजॉर्प्शन कैसा है, रिवर्सिबल है। ओके, तो ये एजम्पशंस थे, लैंगम्यूर ने प्रपोज्ड किया था थ्योरी, जो थ्योरी पे बेस्ड एजम्पशन थे, इनके बिहाफ पे आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा इनका। ठीक, तो लेट्स, इन्होंने माना कि जो थीटा है ये नंबर ऑफ साइट वैकेंट क्या है, कवर्ड है। जो थीटा है नंबर ऑफ साइट, भाई ये कंटेनर है, ये गैसेस हैं। ठीक, ये सॉलिड सरफेस हो गई, ये गैसेस हैं। जितनी साइट कवर्ड हैं, जितनी साइट कवर्ड है उसको इन्होंने कहा थीटा। ठीक, एज्यूम किया। और जितनी साइट वैकेंट है, जितनी वैकेंट है उसको कहा 1/1 माइनस थीटा। भाई टोटल से अगर भाई कवर्ड हमको पता चल गई कितनी कवर्ड है, तो 1 से माइनस कर दो तो अनकवर्ड जितनी हो पता चल जाएंगी। ठीक, तो 1 माइनस थीटा फ्रैक्शन ऑफ सरफेस विच इज अनऑक्युपाइड बाई गैस, मतलब ये वैकेंट है 1 माइनस थीटा। कंडीशन क्या लगाई इन्होंने, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर। जो रिएक्शन होगी ये ए प्लस बी की, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, ये जो रिएक्शन होती है ये कंडीशन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑन एडजॉर्बेंट। कितनी भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब जाएगी जब साइट वैकेंट होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, कितनी नंबर ऑफ साइट वैकेंट है, मतलब 1 माइनस थीटा पे डिपेंड करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन 1 माइनस थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक, और साथ में प्रेशर पी पे। अब यहां पे देखो, वेयर ए क्या है, ये गैस अनएडजॉर्ब गैस है, ये क्या है, अनएडजॉर्ब जो हवा में है, इसको एडजॉर्ब होना है। बी क्या है, बी क्या है, बी है अनऑक्युपाइड मेटल सरफेस या सॉलिड सरफेस। बी क्या है, ये मेटल सरफेस, मतलब ये जो गैस है ये बी सरफेस पे आके एडजॉर्ब होगी, इसीलिए ये क्या है, ए बी, ये एडजॉर्ब हो गया, एडजॉर्ब गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक, ए क्या है, ए क्या है, ये अनऑक्युपाइड फ्री गैस है। बी क्या है, बी क्या है, ये सॉलिड सरफेस है जो एकदम फ्री है, यहां पे कोई डिपोजिशन नहीं, तो फाइनली ए बी पे आके डिपॉजिट होगी, तो ये ए बी होगा। ठीक, एडजॉर्प्शन होगा। तो फिर कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। भाई शुरुआत में जितना प्रेशर लगाओगे उतना एडजॉर्प्शन होगा, और किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ वैकेंट साइट पे, यानी अनऑक्युपाइड साइट। और अनऑक्युपाइड साइट कितनी है, 1 माइनस थीटा। इतनी साइट अभी बची हुई है, यहां पे कोई डिपोजिशन नहीं हुआ है। ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ साइट्स है। अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक तो प्रेशर के हो गया, ठीक, प्रेशर के हो गया, और एक हो गया n1 माइनस थीटा, नंबर ऑफ वैकेंट साइट। ठीक, तो कह सकते हो के ए क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किसका, एडजॉर्प्शन का, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और n1 माइनस थीटा, कह सकते हो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ध्यान रहे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किस पे बेस्ड है, रेट ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल कितने हैं उस पे भी बेस्ड होगा। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है ना, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन किस पे बेस्ड होगा, डिजॉर्प्शन मतलब देखो, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कितने सरफेस पे आए, और डिजॉर्प्शन का मतलब होता है कितने इवेपोरेट हुए। कितने इवेपोरेट मतलब कितनों ने सरफेस छोड़ा।
तो अगर हम रेट ऑफ डिजॉर्प्शन की बात करें तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल गैस के जितने डिपॉजिट होंगे उन सब की टेंडेंसी होगी इवेपोरेट होने की। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडजॉर्ब हुए हैं उतनी ज्यादा क्या होगी टेंडेंसी इनके इवेपोरेट यानी डिजॉर्प्शन की। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल जितने ज्यादा। इसको कैसे लिख सकते हो, के डी रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थीटा क्या है ऑक्युपाइड सरफेस, थीटा क्या है ऑक्युपाइड सरफेस पे है ना। तो जितनी ज्यादा ऑक्युपाइड सरफेस होगी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा डिजॉर्प्शन होगा। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। ठीक, अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे उतने ही मॉलिक्यूल डिजॉर्ब होंगे। डिजॉर्ब मतलब इवेपोरेट। जितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे उतने ही मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, जितने एडजॉर्ब उतने ही इवेपोरेट। क्लियर, ये इक्विलिब्रियम पे। तो कह सकते हो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। कह सकते हो रेट ऑफ एडजॉर्ब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन मतलब जितने सेटल होंगे उतने ही इवेपोरेट होंगे। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हो एडजॉर्प्शन की जगह दिस वन और एब्जॉर्प्शन की जगह दिस वन, डिजॉर्प्शन की जगह। क्लियर, वही सिर्फ वैल्यू पुट कर दी हमने और कुछ नहीं किया। अब ध्यान से देखो वही सेम चीज है, के ए क्या लिखा, के क्या है एडजॉर्प्शन, पी प्रेशर, एन नंबर ऑफ मोल्स, 1 माइनस थीटा अनऑक्युपाइड सरफेस। ये क्या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल्स टू कितना था, डिजॉर्प्शन कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स और ऑक्युपाइड सरफेस। क्लियर, इतना कर लिया। अब इन्होंने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, लेट्स एज्यूम के इक्वल्स टू के ए अपॉन के ए, सॉरी के डी है ना, के ए अपॉन के डी कह सकते हो। चलो भाई अब देखो ध्यान से, के ए पी 1 माइनस थीटा इक्वल्स टू के डी थीटा। क्यों, क्योंकि यहां से अगर देखा जाए तो ये एन और ये एन उड़ा दिया हमने, बचा क्या, के ए पी 1 माइनस थीटा के डी थीटा। ठीक, एन उड़ा दिया हमने। फिर क्या किया इन्होंने, इसको इधर ले आए, के ए भाई इसको देखो, के ए पी माइनस के ए पी थीटा। भाई क्या किया हमने, सिंपल देखो इधर एक के ए पी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस थीटा है तो इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बस, एक के साथ के ए पी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो के ए पी क्यू हो गया, के ए पी क्यू हो गया। सिंपल सी बात है ना भाई, के ए पी ये था और थीटा इधर हो गया बराबर के डी थीटा। सिंपल, तो कहीं कोई समस्या, के डी थीटा हो गया। अब देखो के डी पी, के ए पी इधर है तो इसको कर दो इस तरफ, इधर जाएगा तो चला जाएगा प्लस में, तो के डी पी प्लस के ए पी थीटा हो गया, हुआ। अब के ए पी थीटा को ले लो यहां पे कॉमन, भाई ध्यान से देखो इधर लिखना है के ए पी तो इसको उस तरफ ले जाओ, क्या करोगे, के डी इधर माइनस में है इधर प्लस में चला जाएगा, के ए पी थीटा। ठीक, ये क्या है, के डी थीटा ही है। इधर क्या करोगे, थीटा को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, के डी प्लस के ए और ये तुम्हारा पी। हो सकता है कि नहीं हो सकता, सॉरी है के ए पी इधर ही, थीटा ही कॉमन हुआ ना तो ये पी यहां से हट गया। ओके, तो देखो ये स्टेज हो गई तुम्हारी। ठीक, फिर नेक्स्ट पे आओ, के ए पी थीटा तुमने कॉमन ले लिया, अब के ए पी इक्वल्स टू के डी प्लस के ए पी, क्या बचा, के ए के पी। क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू हमने मान लिया के ए पी अपॉन क्या लिखा, के ए, भाई ये थीटा है तुम्हारा, सिंपल सी बात समझो, ये थीटा है, थीटा है। ठीक, इधर देखो ध्यान से, ये थीटा है, थीटा को क्या लिख सकते हो, के ए पी अपॉन के डी प्लस के ए पी, हो सकता है, देखो वही चीज तो है। अब देखो दोनों तरफ के किससे, के डी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, दोनों तरफ के डी से डिवाइड करो, ऊपर नीचे के ए माइनस के डी और ये पी हो गया। फिर इधर देखो के डी डिवाइड बाई
के डी, दोनों तरफ डिवाइड किया हमने, प्लस के ए पी डिवाइड बाई के डी, हो गया। तो देखो के डी से के डी उड़ गया, के डी से के डी उड़ गया, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा, के ए इक्वल्स के ए अपॉन के डी इक्वल्स टू, ये हमने पहले ही बताया था। तो देखो इधर के ए अपॉन के डी को हमने क्या कहा, के कहा, इसकी जगह पे रखो के, और ये तुम्हारा पी, इधर तुम्हारा के डी उड़ गया तो 1 आएगा, के ए और के डी क्या हो जाएगा, के, और ये हो गया पी। ये है तुम्हारी थीटा की वैल्यू, क्या है, थीटा की वैल्यू, के पी इक्वल्स टू 1 प्लस के पी, यही तो है थीटा की वैल्यू, देखो एग्जैक्टली यही आ गई। ऑल्सो नोन एज, जो के है तुम्हारा, ऑल्सो नोन एज द एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द एडजॉर्बेंट ऑन एडजॉर्बेट, है ना। तो बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म है, कहीं कुछ भी नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, उसको तुमको खाली सॉल्व करना है। ओके, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर ग्राम कितनी है, x, विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, कह सकते हो x इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो x की वैल्यू निकालनी है तो थीटा लिख सकते हो, थीटा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और थीटा लगा दो, और थीटा की वैल्यू खाली पुट कर दो। थीटा की वैल्यू हमने देखी है के डैश के पी अपॉन 1 प्लस के पी। तो ये तुम्हारी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी, कौन सा ग्राम पर, मींस कितना अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हुआ सॉलिड सरफेस पे, इस फॉर्मूले पे पुट कर दो, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। वेयर के डैश क्या है, न्यू कांस्टेंट है, न्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इस तरह से लैंगम्योर ने एक इक्वेशन दी है जिसके बिहाफ पे हम ये निकाल सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ गैस सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब हुई है, सिर्फ वैल्यू थीटा की निकाल के। यहां तक सिंपल सी इक्वेशन है, कहीं कोई कहानी नहीं पढ़नी है, राइट। तो एक दो बार लगाओगे चीजें समझ में आएंगी, नहीं समझ में आती तो पूछ लेना भाई। एप्लीकेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन की बात करें, एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन, भाई लैंगम्योर का एप्लीकेशन क्या है, एडजॉर्प्शन द पॉइजनस सर्फ, भाई कोई पॉइजन है, पॉइजनस गैस है, वो मास्क लगाया है तो उस मास्क में वो फिनोमेना होना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए कि चीजें आराम से उस पर एडजॉर्ब हो जाएं। इट इज यूज्ड बाय द कोल माइनर्स, जो कोल में, कोयले की खान में जो लोग काम करते हैं उनको जो मास्क दिए जाते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं कि उस पे आके एडजॉर्ब हो जाए। एडजॉर्प्शन ऑफ द ट्रेस ऑफ एयर रिमूव फ्रॉम द डिवाइसेस, उनकी डिवाइस पे जो एडजॉर्ब मटेरियल वो आराम से रिमूव हो जाए। एडजॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर इन द मेडिसिन बाय सिलिका पेलेट्स, भाई जैसे कोई हमने क्या किया, बहुत सारी दवाएं देखे होंगे कंटेनर में टैबलेट्स रखी हैं, ठीक, उन टैबलेट में एक बैग टाइप का होता है, छोटा सा बैग टाइप का, ऐसे एक दो पड़े हुए होते हैं। वो बैग तुम कोई बॉटल भी लेने जाओ, टिफिन लेने जाओ, उसमें भी पड़ा हुआ होता है, वो और कुछ नहीं होता है, वो सिलिका बैग होता है। क्या होता है, सिलिका बैग। इसका काम क्या होता है, इस टैबलेट के आसपास इन केस अगर कोई मॉइस्चर आया तो उसको ये सिलिका बैग एब्जॉर्ब कर लेता है या एडजॉर्ब कर लेता है। एडजॉर्प्शन ऑफ द कलरिंग एजेंट बाय चारकोल ग्रेट क्लियर सॉल्यूशन, भाई किसी चीज में ज्यादा कलर गिर गया हो तो उसमें चारकोल की बाउल्स डाल दी जाती है। वो क्या करता है, चारकोल जो कलर सब्सटेंस होता है, चारकोल क्या करता है, कलर सब्सटेंस होता है उसको अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है, जिससे सॉल्यूशन का कलर हल्का हो जाता है। एडजॉर्प्शन ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रिएक्टेंट ऑर्डर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने में। सरफेस केमिस्ट्री कैटालिस्ट में, वाटर के ट्रीटमेंट में, डिस्क्राइबिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ द कंटामिनेशन, जो हम प्यूरिफिकेशन के लिए डालते हैं मटेरियल, उसकी टेंडेंसी होती है कि जो पानी में कंटामिनेंट हो उस मटेरियल की सरफेस पे आ जाए, जिससे उसको आराम से निकाला जा सके। गैस एडजॉर्प्शन, बायोकेमिकल प्रोसेस, ये सारे इसी पे बेस्ड है, ठीक। तो ये था सॉलिड इंटरफेस पे, मींस एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस और डिटर्जेंसी। कहीं कोई समस्या हो तो बताना, चीजें फिर से रिवाइज करा दी जाएंगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इक्वेशन है सिर्फ पुट करनी है वैल्यू और आराम से निकल के आ जाएगी। साथ के लोगों को थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करो, कहीं कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, चलो भाई।